अभिषेक जी, एक्चुअली जनरल बंसल ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी। किसी भी वॉर फाइटिंग नेशन को अपने आप को वॉर लाइक सिचुएशन में अगर टेस्ट करना है तो उसके लिए एक्चुअल वेपन्स चाहिए। जी। जैसे हम बात कर रहे थे अभी ऑपरेशन सिंदूर में कि ये वाला वॉर चाइना के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बना। हम अपने वेपन्स की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन हमारे वेपन्स ने वॉर लाइक सिनेरियो ऑपरेशन सिंदूर में टेस्ट किया जी। और उसमें खरे उतरे। जैसे आकाश जैसा वेपन था जो इंडिजिनियस आकाश मिसाइल सिस्टम, और पिनाका, बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप पीस टाइम में जब वॉर की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो जो टारगेट होता है ना उसको रियलिस्टिक बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जी। इस मिसाइल का नाम जो रखा गया है वो है स्टार। एस फॉर सुपरसोनिक, TAR फॉर टारगेट, यानी कि सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल। जी। आपने भी रिसेंट इजराइल और ईरान युद्ध में देखा जी। कि सुपरसोनिक जो मिसाइल है ना, हाई स्पीड मिसाइल है, उनको काउंटर करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जब आप किसी एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में आप कोई टारगेट सेट करते हो तो लो स्पीड 700-800 किलोमीटर तक की स्पीड के टारगेट्स आप सिमुलेट करके उनको डिस्ट्रॉय करके अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो। जी। लेकिन कोई ऐसा टारगेट नहीं है एक्चुअल मिसाइल के अलावा जो सुपरसोनिक स्पीड पे हो और उसको आप टारगेट बना के अपनी कैपेसिटी को टेस्ट कर सको। तो बेसिक इसका जो मिसाइल का जो मेथड है वो तो मेनली तो जो इसका सोवर मतलब जमीन वाला जो वर्जन है वो ट्रेनिंग के लिए ही है। उसका कारण क्यों है? इसमें पहली बार लिक्विड रैमजेट इंजन DRDO ने बनाया। देखिए, ये अस्त्रा मार्क 3 की डिजाइन जो एयर टू एयर मिसाइल है, अस्त्रा जी। मार्क 3 जो तेजस पे लगने वाली है उस पे बेस्ड है। उसमें सॉलिड रैमजेट इंजन स्टार्ट होता यूज होता है, जिसमें काफी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एक लिक्विड रैमजेट इंजन बनाया जो थोड़ा लाइट होता है सॉलिड स्टेट से, इसमें ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, एटमॉस्फेरिक एयर को ये यूज करता है। और उसकी वजह से इसमें वॉरहेड वगैरह का भी हमने प्रोविजन नहीं किया है जी। ट्रेनिंग मिसाइल्स में, जी। सो दैट इसकी इस वेट कम रहे। उसकी वजह से ये थोड़ी सस्ती रहे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अगर कोई टारगेट बनाने का ऑप्शन है वो ब्रह्मोस है जो बहुत कॉस्टली ऑप्शन है। जी। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था जो रियलिस्टिक सिनेरियो में हम अपने जो वॉरशिप्स हैं उनकी एंटी डिफेंस कैपेसिटी को, और जो हमारे और भी एंटी एयर डिफेंस के जो सिस्टम्स हैं उनको हम टेस्ट कर सके। तो इसीलिए इसमें ऐसी कैपेबिलिटीज दी गई कि ये लॉन्ग इंड्योरेंस हो, इसकी मैनोवरिटी बहुत अच्छी हो, इसकी स्पीड ज्यादा हो, ये सी स्किमिंग जो आप बोल रहे थे कि लो फ्लाई कर सकती है। तो इसको एक्चुअल सिनेरियो में कैसे टारगेट किया जाए तो हम अपने जी। आप को बहुत बेटर ट्रेन कर पाएंगे। इसलिए मिसाइल इंपॉर्टेंट है। इसका जो एयर टू एयर वर्जन है जी। अस्त्रा मार्क 3 की तरह, वो DRDO ने अनाउंस कर दिया है, जो तेजस पे फिट होगा, जो बिल्कुल। एक्चुअल में कॉम्बैट वेपन होगा, जिसको जी। एज ए एंटी अवैक्स अवैक्स जो एयरबॉर्न रेडियो प्लेटफॉर्म्स होते हैं रडार के साथ में, जो एयरक्राफ्ट होते हैं अवैक्स, जी। और या कोई भी एयरक्राफ्ट जो रेडिएशन कर रहा है उसके अगेंस्ट में ये एयर टू एयर मिसाइल डेवलप की जाएगी इसी टेक्निक के ऊपर। और इस मिसाइल की परफॉर्मेंस ने ये दिखाया कि लिक्विड रैमजेट इंजन जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो हमारी आगे वाली मिसाइल्स में भी टेक्नोलॉजी में यूज होगा। इसीलिए, क्योंकि हम ब्रह्मोस की भी बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस 2 बनाने की हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस ऐसी है तो उसके लिए जी। स्क्रैम जेट इंजन चाहिए। तो इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है DRDO की, इस बिल्कुल। इंजन को इतना फाइन ट्यून करना। बिल्कुल। तपेश, जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता यहाँ पर है डीआरडीओ के लिए। दूसरी ओर बंसल साहब, इस मिसाइल को लेकर बात की जाए जो भारत के अंदर, जो भारतीय सेना के पास मौजूदा लॉन्च प्लेटफॉर्म्स है, अगर उन प्लेटफॉर्म को लेकर बात की जाए, क्या इन सभी प्लेटफॉर्म से इस स्टार मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है? देखिए, जो स्टार मिसाइल्स की बात आपने लॉन्च की, तो बिल्कुल लॉन्च किया जा सकता है। जी। और जब हम एक सिमुलेट करते हैं अभी किसी सिचुएशन को लिए, कि जैसे कि ट्रेनिंग पर्पज के लिए, तो वो तो बिल्कुल हम एयर टू एयर भी कर सकते हैं और जी। जो सरफेस टू एयर भी कर सकते हैं। और जैसे इसका जो जो ये बहुत वाइड रेंज है, इसका जो हाइट का है, ये 100 मीटर से लेके और जो है 10 किलोमीटर तक का इसका जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि एक लो फ्लाइट में ये चल सकती है। तो बेसिकली जो है इसको जो है अब ये भी सोचा जाएगा कि जो हमारा एक LC आ रहा है या तेजस है, उसके साथ में भी इसको इंटीग्रेट किया जाए। तो इन बातों को देख करके वर्सेलाइटाइल जो इसको बनाया है वो बहुत अच्छा है। दूसरा ये बात समझने की है कि जो हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं,
मिसाइल सिस्टम में या जो हमारे वेपन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने किसी का हमको मुंह ताकना नहीं पड़ेगा युद्ध के मैदान में जब लड़ाई लगेगी। नहीं तो क्या होता है कि जो वेपन बाहर से आते हैं वो उनकी कोई गारंटी या कोई श्योरिटी नहीं होती। अब आप देखिए यूक्रेन के अंदर में जब भी कोई वेपन मिलता है तो वो अटैक करते हैं, नहीं मिलता है तो बैठे रहते हैं, मुंह ताकते रहते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे कंट्री हैं, आप पाकिस्तान को ले लीजिए कि ज्यादातर वो वेपन्स चाइना के ऊपर निर्भर है। अब चाइना का वेपन्स कैसा है, वो पुराना दे रहा, नहीं दे रहा, कब दे रहा। तो ये सब बातों को देखते जो भारत के अंदर आत्मनिर्भरता हो रही है और 65% जो अपने वेपन्स कंट्री में बना रहे हैं, और हमारे वेपन्स की विश्वसनीयता इतनी अच्छी है कि जी दूसरे कंट्री भी उनको खरीद रहे हैं। अभी जी तक हमारा $2.6 बिलियन तक का एक्सपोर्ट हुआ है वेपन्स का। बहुत सारे कंट्रीज ने, आप चाहे ब्रह्मोस को ले लीजिए, जब ब्रह्मोस का सफलता को देख करके पहले तो फिलीपींस ने ऑर्डर दिए थे, फिर जो बाकी कंट्री हैं उसमें आप इंडोनेशिया, मलेशिया या जो है उधर साउथ अफ्रीका, कतर और यूएई और चिली और ब्राजील, इन्होंने भी दिए। तो इन बातों को देखते हुए जो भारत की, जैसे कि अपने ग्रुप कैप्टन चौधरी साहब ने बताया कि जो हमारे इंडिजिनस सफलता है डीआरडीओ की, ये काबिल तारीफ है। जी क्योंकि इनका जो अपना बहुत सारा जो इक्विपमेंट इंडिजिनस बना रहे हैं, अपना कहीं किसी से नहीं लाना पड़ता और उसको सफलता से कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि जी पिछले 10 साल में देखा गया। पहले बिल्कुल डीआरडीओ की स्पीड या डीआरडीओ में प्रोडक्शन इतना नहीं था, अभी बढ़ गया प्रोडक्शन, क्योंकि जी डीआरडीओ ने अपनी स्पीड, बहुत सारे जो रेड टेपिज्म थी वो कट गए हैं, फंड्स अवेलेबल हो गए हैं। अभी भी $6 बिलियन सिंदूर के बाद में एक्स्ट्रा फंड दिया गया है। 80 बिलियन तो पहले था ही डिफेंस के लिए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो आगे हैं, जिससे कि इनका जो बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसको कोई टेकर है। जी और टेकर होने के बाद जब वो प्रोड्यूस होंगे और उनको भी मुनाफा होगा तभी आगे बढ़ सकती है। नहीं तो डीआरडीओ अगर डेवलप कर करके छोड़ता जाए तो जी वो प्रोडक्शन में ही नहीं जाएंगी, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो जो हमारी एक इंटीग्रेटेड या जो एक मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच है गवर्नमेंट की, कि सभी तरफ से जो है उसको सबको एक प्रोत्साहन दिया जाए, तो ये एक अच्छी बात है, जिससे भारत अपना आत्मनिर्भर हो रहा है जो हाई टेक मिलिट्री वेपन्स के लिए भी। जी बिल्कुल अभिषेक। बंसल साहब, भारत लगातार हाईटेक होता जा रहा है, आत्मनिर्भर होता जा रहा है। तपेश जी, दूसरी ओर क्या स्टार मिसाइल दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम को मात देने में सक्षम होगी? देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम की क्या, आजकल जो भी मिसाइल बनती है उसमें जी ईसीसीएम, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स तो इस्तेमाल किए जाते हैं। जो अभी मिसाइल का जो टेस्ट हुआ है वो टारगेटिंग मिसाइल ही है, वो ऑफेंसिव यूज के लिए नहीं है। जी बट मैं ये बात अच्छी तरह समझता हूं कि अगर कोई मिसाइल ट्रेनिंग के लिए यूज की जा सकती है, जैसे एयरक्राफ्ट में भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं, बिल्कुल लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वॉर टाइम में उनमें भी मिसाइल्स लगा के उनको भी यूज किया जाता है। तो ये मिसाइल पे वॉर हेड लगा के इसको भी वॉर टाइम में यूज किया सकता है। बट ये पर्टिकुलरली एज ऑन डेट जी वॉर फाइटिंग के लिए रेडी नहीं है। जो जो रेडीनेस होगी वो होगी एयर टू एयर मिसाइल की एज ऑफ नाउ। देखिए, अभी जो इन्होंने इसके 2 वर्जन का ट्रायल किया, एक जो सोर्स है यानी जमीन से शिप की तरफ जी एंटी शिपिंग मिसाइल, तो वॉरशिप अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे। दूसरा, हमारे जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है उसके अगेंस्ट में जमीन से जमीन पे जब ये मिसाइल जाएगी तो वो अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे। ये ऐसा नहीं होता कि एक्चुअल मिसाइल को मैं अपने एक्चुअल रडार के ऊपर टारगेट करवा लूंगा। एक डमी रडार्स लगाए जाते हैं, उनके आसपास में डिफेंड करने वाले सिस्टम्स लगाए जाते हैं, फिर इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। तो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। बट इसमें ये ईसीसीएम होना आज की डेट में बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिया इस मामले में काबिले तारीफ काम कर रहा है। और जी आत्मनिर्भर भारत की जो बात है, मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि एक होना और एक बताने में बहुत डिफरेंस है। ये काम इंडिया न्यूज बहुत शानदार तरीके से कर रहा है। जी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से पहले मैंने कोई टीवी पर प्रोग्राम नहीं देखा जो कोई एक मिसाइल के बारे में बात करता था। जी आप लोगों का रेगुलरली एक प्रोग्राम आता है जो किसी भी डीआरडीओ के उपलब्धि या कोई नए वेपन जब आता है जिसमें आत्मनिर्भरता में हम बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल तो जनता भी इस बात से जान रही है काफी कुछ, और सबको पता लग रहा है, और इससे ये पता लगता है कि हमारे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। अब हम जानते हैं कि हम ये कर सकते हैं। जहां तक आत्मनिर्भर भारत से ही तो हम सुपर पावर बनेंगे। सुपर पावर बनने के लिए हमें क्या चाहिए? डिफेंस प्रोडक्शन चाहिए, एविएशन सेक्टर जी में थोड़ी सी काबिलियत चाहिए, जो इंजन्स वगैरह जो मोस्ट डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी होती है, और एक एनर्जी रिजर्व चाहिए या एनर्जी सोर्सेज चाहिए। तो हम किसी ना किसी सेक्टर में तो आगे बढ़ेंगे, उसके लिए पहले आत्मनिर्भर बनना जरूरी है।
अब देखिए ये जो मैंने लिक्विड रैमजेट की बात की, स्क्रैम जेट की बात की, सॉलिड रैमजेट इंजन की बात की, इंडिया इसमें सेल्फ सफिशिएंट बनना ही बहुत बड़ी बात है। हमारा एलसीए तेजस प्रोग्राम सिर्फ अमेरिका से इंजन के चक्कर में नहीं आ पा रहा, लेकिन ये है कि जब कुछ नहीं आता है तो हम खुद ट्राई करते हैं। हमने भी एक टेस्ट कर लिया। अब हम हाइपरसोनिक ब्रह्मोस के लिए भी स्क्रैम जेट इंजन बना रहे हैं, जिसको इंडिया में पहले इम्पॉसिबल माना जाता था। तो ये कॉन्फिडेंस ही है, पॉलिटिक्स लेवल का सपोर्ट है और सही लोग सही जगह पे बैठे हुए हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और स्टार मिसाइल एक इसी बात का एक बहुत अच्छा कदम है कि आगे जैसे अस्त्रा मार्क 3 को हम ब्रह्मास्त्र बोल रहे थे एक बार आ जाएगी, तो अब ये मिसाइल को हमने स्पेसिफिकली बना दिया। जब आपके पास अच्छे वेपन आते हैं तभी फोर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एज ए एयरफोर्स पर्सन, अगर मेरे पास पता है कि एक मेरे पास इतना अच्छा वेपन है जो मैं दुश्मन के अवैक्स को गिरा सकता हूं और जो बहुत अच्छी जिसकी परफॉर्मेंस है, तो वो कॉन्फिडेंस